पिछली कक्षाओं में हमने पद्य शिक्षण के सस्वर वाचन विधि पर चर्चा किया था। आज मैं पद्य शिक्षण के गीत विधि और अर्थबोध विधि पर चर्चा करूंगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले गीत विधि। गीत विधि किसे कहते हैं, क्या होता है, और इसके समानुदेश पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अर्थबोध विधि क्या होता है, उसके समानुदेश क्या होते हैं। तो सबसे पहले गीत विधि। गीत विधि जब गद्यांश को लयबद्ध या संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उसे गीत विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर के कक्षाओं के लिए श्रेष्ठकर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्वभाव से ही संगीत प्रेमी होते हैं, अतः बाल गीत एवं छंदोबद्ध लय वाले गीत उन्हें बहुत प्रभावित करते हैं। इस विधि में क्या होता है, शिक्षक मधुर लय के साथ, स्वर के साथ, ताल के साथ कविता वाचन करते हैं तथा बच्चे उनका अनुकरण करते रहते हैं और आनंदित होकर कविता का वाचन करते हैं, कविता पढ़ते हैं और उनको धीरे धीरे कंठस्थ भी हो जाता है कविता। किंतु स्मरण रहे, गीत विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए श्रेष्ठकर होता है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस विधि में शिक्षक जब सस्वर वाचन करते हैं तो बालक भी रुचिपूर्ण आनंदित होकर उसका गायन करते हैं, यानी उसके कर्ण, नेत्र, मुख, सारी सभी जो ज्ञानेंद्रिय हैं लगभग सभी सक्रिय रहते हैं। बालक सक्रिय होकर रुचिपूर्ण सीखता और आनंदित होकर इसे पढ़ता है। तो यह होता है गीत विधि। गीत विधि में जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि क्या होता है, कैसे हम छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो आनंदित होकर बच्चे पढ़ते हैं। मैडम मेरी कितनी अच्छी, हम बच्चों जैसी सच्ची, खेल खेल में हमें पढ़ाती, ढेरों अच्छी बात बताती। यानी बच्चे जब हम लोग ये कविता का वाचन करेंगे तो बड़े आनंदित होकर पढ़ेंगे, और आनंदित होकर जब पढ़ेंगे तो उनकी पूरी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहेगी, सीखेंगे। हम छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी आप देखेंगे कि इंग्लिश राइम्स होते हैं हिंदी में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ हिंदी की, तो हिंदी में बहुत सारी होते हैं, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। यानी जब हम पूरे लय के साथ और अभिनय के साथ बताते हैं, बच्चों का तो अर्थ स्पष्ट हो ही जाता है, बच्चे समझ जाते हैं और सक्रिय और आनंदित होकर पढ़ते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्यतः इसके 5 उद्देश्य होते हैं। मैं सब पर एक एक करके चर्चा करूंगा। सबसे पहला होता है कविता के माध्यम से आनंद का वातावरण उत्पन्न करना। दूसरा, कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जब लय से, स्वर से जब शिक्षक गायन करेंगे और बच्चे उसका अनुकरण करेंगे तो उनमें आनंद की अनुभूति होगी, यानी कविता के प्रति उनका रुचि उत्पन्न होगा। तीसरा, लय तथा स्वर का ज्ञान प्रदान करना। जब शिक्षक पूरे लय के साथ गाएंगे, स्वर उनका उतार चढ़ाव होता रहेगा, क्रमानुसार वो कविता के समझते हुए, उस हिंदी की छोटी छोटी कविताओं को समझते हुए जब शिक्षक अध्यापक उसका लय से पूरे गायन करेंगे तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, उनको भी ज्ञान होगा राग का, स्वर का, आरोह अवरोह का, कि कहाँ थोड़ी स्वर को ऊंचा करना है, कहाँ स्वर को नीचे करना है, किस तरह का अभिनय करना है। तो तीसरा क्या होता है कि लय तथा स्वर का ज्ञान प्रदान करना। चौथा उद्देश्य होता है सामूहिक गीत द्वारा एकता का भाव उत्पन्न करना। शिक्षक छोटे छोटे कक्षाओं में अक्सर होता है कि जब कविता वाचन करते हैं तो सामूहिक करवाते हैं, शिक्षक का पूरे लय से गाते हैं, बच्चे आनंदित होकर सारे सामूहिक रूप से बोलते हैं, सभी समूह में बच्चों से कराया जाता है। तो इससे क्या होगा कि उनकी एकता का भी भाव उत्पन्न होगा। पांचवा और अंतिम क्या होता है कि सामूहिक गीत द्वारा, ये तो चौथा हो, बालकों को ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय प्रभावित करना। बालकों के ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय प्रभावित करना, ये 5वां उद्देश्य होता है। क्या होगा कि जब कविता वाचन करेंगे तो मैंने पूर्व में ही कहा कि बालक आनंदित होकर उसका अनुकरण करते रहेंगे, पूरे स्वर के साथ वो भी कविता का वाचन करेंगे, गायन करेंगे, अभिनय करेंगे। इससे क्या होगा, उनके ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहेगी, और जब ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहेगी तो उनका ज्ञान को भी स्थायित्व प्रदान होगा, ज्ञान स्थायी होगा। अब दूसरा विधि हम आते हैं अर्थबोध विधि।
अर्थबोध विधि क्या होता है? तो इसे शब्दार्थ विधि भी कहते हैं। शब्दार्थ विधि यानी जब शिक्षक कविता वाचन करते समय उसके कठिन शब्दों का अर्थ बताते जाते हैं, यानी कठिन निवारण करते रहते हैं और समानतः उसका अर्थ भी बताते जाते हैं, तो इस विधि को हम लोग अर्थबोध विधि या शब्दार्थ विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि में सामान्यतः अध्यापक क्या करते हैं कि किसी छात्र को खड़ा कर देते हैं, छात्र कविता का वाचन करता है, शिक्षक उसमें जो कठिन शब्द आते हैं स्वतः उसका अर्थ बताते जाते हैं और सामान्य रूप से कविता का अर्थ भी बताते रहते हैं। किंतु यह विधि बहुत अधिक रुचिपूर्ण इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि बालकों को उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती है, उसमें धीरे धीरे रुचि का अभाव होते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे, समानतः उसका भाव बता देंगे। तो इस विधि, यह विधि प्राचीन काल से चली आ रही है, यह परंपरागत विधि है, किंतु हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वानों ने इस विधि को दोषपूर्ण कहा है। उनका कहना है कि इस विधि में छात्रों को शब्दार्थ का बोध तो हो जाता है, किंतु कविता के सौंदर्य तत्वों का बोध नहीं हो पाता है, इसलिए यह विधि दोषपूर्ण है। अब हम आते हैं इस विधि के उद्देश्यों पर। पहला उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि करना। दूसरा उद्देश्य बालकों को शब्दार्थ को समझने की क्षमता प्रदान करना। तीसरा कविता को कंठस्थीकरण कराना। चौथा कविता वाचन की क्षमता प्रदान करना और पांचवा कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब मैं इसको विस्तृत रूप से समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मैंने लिखा है पहला शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो इसमें शब्दार्थ के माध्यम से ये अपना उद्देश्य होता है कि बालकों में शब्द भंडार की वृद्धि हो। एक कविता में बताता हूं और कैसे इसमें शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ क्या होता है कि एक बालक को खड़ा कर दिया, बालक इसका वाचन कर रहा है, शिक्षक क्या करते हैं उसमें शब्दार्थों को बताते हैं कि राजवंशों का मतलब क्या होता है, माने राजघराने के लोग। उसके बाद बताएंगे कि फिरंगी का अर्थ क्या होता है, फिरंगी का मतलब अंग्रेज बताएंगे। जब शब्द का अर्थ बताते चलेंगे और इसका जो पद का जो होता है अर्थ बताते चलेंगे तो बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होगा। और दूसरा शब्दार्थ को समझने की क्षमता प्रदान करना। मैंने कहा बालकों में क्या होगा, शब्दार्थ को समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। तीसरा क्या है, कविता को कंठस्थीकरण कराना। जब बालक पढ़ेगा, जब छात्र को वाचन करवाएंगे तो धीरे धीरे उनको क्या होगा, कंठस्थ होगा कविता। तो ये भी अपना उद्देश्य रहता है कि बालक से पढ़ा के, ये शिक्षक का उद्देश्य होता है कि इस विधि में कि बालक स्वतः पढ़ेंगे, उसका वाचन करेंगे, बार बार वाचन करने से उनको कविता कंठस्थ होगा, याद होगा। चौथा आते हैं कविता वाचन की क्षमता प्रदान करना। यहाँ पर मैंने कहा कि शिक्षक क्या करते हैं इस विधि में कि बालकों को खड़ा करा के उसको बोलते हैं कि आप वाचन कीजिए और उसमें जो कठिन शब्द होता है उसका निवारण करते हैं, उसके अर्थ को बताते हैं, कठिन शब्द के अर्थ को बताते जाते हैं। इससे बालक क्या होगा कि जब वाचन करेगा तो उसमें वाचन करने की क्षमता का विकास होगा उसमें। और पांचवा कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बालक धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सभी बालक को इसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। शिक्षक बोलते हैं क्योंकि बच्चे वाचन करते हैं, अधिकांशतः यही होता है। कुछ क्षेत्रों में देखा गया है कि इस विधि में भी कभी कभी शिक्षक अपने से भी वाचन कर देते हैं और उसका अर्थ बताते हैं, किंतु अधिकांशतः यही देखा जाता है कि बच्चों को खड़ा करके उनसे वाचन कराया जाता है, उसके शब्दों का अर्थ बताया जाता है, उसका भावार्थ बताते रहते हैं, यानी अर्थ समानता इसका अर्थ बताते रहते हैं। तो इससे उसको क्या होगा कि कविता के प्रति बच्चों में धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होती है। तो ये रहा आज के, मैंने जो कहा अर्थबोध विधि या शब्दार्थ कथन विधि के 5 उद्देश्य होते हैं। आज की कक्षाएं यही समाप्त होती है। सबको धन्यवाद।